हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है हमारा रिलीजन एंड इंडियन सोसाइटी जो है चैप्टर 18 किनका है। तो ये बुक है हमारा एसेंशियल सोशोलॉजी, जो किसने लिखा है तो नितिन सागवान सर ने ठीक है लिखा है। तो इसे हम लोग चैप्टर 18 को कंप्लीट करने वाले हैं इन जस्ट वन वीडियो। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखा है, जो छोटा सा से बॉक्स स्टार्टिंग में ही दिया है, यहाँ पे एक डायग्राम है। तो उसमें क्या है कि इंडिया एक स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इवन लॉ परमिट करता है सर्टेन डिग्री ऑफ रिलीजन। हमारा जो इंडिया में लॉ है क्या है वो परमिट कर रहा है रिलीजियस फ्रीडम हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को स्पेशल स्टेटस दिया गया इंडिया में कुछ रिलीजन को, रिलीजियस माइनॉरिटी को, ताकि उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकें। ठीक है, अब रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया नेक्स्ट हेडिंग आता है। तो वर्ल्ड में ओल्डेस्ट रिलीजन का जो घर है वो कहाँ है, तो इंडिया में, जैसे कि जैनिज़्म, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म। ठीक है, और हंड्रेड्स ऑफ सेक्ट्स और कल्ट्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है कि क्रिश्चियनिटी इंडिया में कब अराइव हुआ, जब फर्स्ट सेंचुरी में हुआ, जब सेंट थॉमस इंडिया आए। ठीक है, उसके बाद इस्लाम जो है इंडिया में कब आया, 650 AD में। ठीक है, पारसीज है, यहाँ पे पार्टिस लिख दिया है। पारसीज जो है इंडिया में कब आए हैं, ठीक है, तो जब पर्शिया को इन्वेड किया गया था बाय दी मुस्लिम, तो मुस्लिम लोग पर्शिया को इन्वेड किए, तो पारसी लोग जो आ गए कहाँ पे, इंडिया आ गए। ठीक है, और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% हिंदू हैं एंड 14% मुस्लिम है, और बाकी अदर रिलीजन के हैं। बुद्धिज़्म जो है वो पहले के टाइम में देखा जाए तो होल नॉर्थ इंडिया में जो है बुद्धिज़्म फैला हुआ था, लेकिन अभी के टाइम में देखा जाए तो सिर्फ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब एरिया में है, महाराष्ट्र ओनली। ठीक है, और डिफरेंट रिलीजन का डिफरेंट कल्चर और फीचर्स देखने को मिलता है, पता ही है आपको। तो कुछ माइनॉरिटी को डिक्लेयर किया गया है, कुछ रिलीजन को डिक्लेयर किया गया माइनॉरिटीज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पारसीज का गुड रिप्रेजेंटेशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पारसीज जो लिटरेसी में भी बहुत अच्छे हैं, आपको पता ही होगा। पारसी लेकिन ड्यूलिंग नंबर से सफ़र कर रहे हैं, मतलब दिन ब दिन पारसी लोग घटते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से ड्यू टू इन ब्रीडिंग एंड सम अदर काउजेस। ठीक है, मुस्लिम प्रॉब्लम हाईलाइट किया गया है बाय सचार कमेटी। इसके रिपोर्ट को मैंने अटैच कर दिया है, बुक में नहीं दिया है, मैं वहाँ दिखा दूँगी आपको। माइनॉरिटी रिलीजन एक्सेप्ट मुस्लिम जो है फॉरवर्ड है एजुकेशन में। मुस्लिम जो रिलीजन है वो एजुकेशन में काफ़ी बैकवर्ड है, आगे आपको पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह, इनका कहना है ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम जो है वर्ल्ड में दिखने को मिलता है। जैसे कि इस्लाम में हायरार्की नहीं है। हायरार्की मतलब क्या, कास्ट बेसिस पे जो डिवीज़न है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब इस तरीके से जो डिवीज़न है वो आपको मुस्लिम में नहीं मिलता है। ठीक है, बोलोगे कि इंडिया में तो देखने को मिलता है डिफरेंट कास्ट, बट इंडिया में जो डिफरेंट कास्ट आपको देखने को मिलता है वो इन्फ्लुएंस हुआ है हिंदुज़म से। इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हिंदुज़म से भी इन्फ्लुएंस हुआ है और बाकी अदर रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। साथ ही साथ इस्लाम का भी कुछ पार्ट जो है और सब रिलीजन में इन्फ्लुएंस होकर चला गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि राजस्थान में जो है जो वहाँ की औरतें हैं वो पर्दा सिस्टम फॉलो करती हैं, तो वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है, वो मुस्लिम लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, इतना पर्दा में लोग नहीं रहते थे। ठीक है, तो वही योगेंद्र सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम का जो कुछ ऐसा ट्रेडिशन है जो ग्रेट माना जा रहा है। ठीक है, मतलब ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम, जैसे कि मैंने पीछे भी पढ़ाया आपको, कुछ है ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसे करके बांटा गया है। तो ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम जो कि है क्या है, नॉन हियरार्किकल और मोनोथेइस्टिक, मतलब एक गॉड को मानना, तो वो फॉलो किया गया वर्ल्ड में। और इस्लाम काफ़ी प्रोसेलाइटाइजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस्लाम जो है चाहता है कि वो फैले और लोगों के तक पहुँचे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कुछ हिंदुज़म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें जो है नहीं किया जाता है। तो इससे ना एक और फिर साथ ही साथ इस्लाम में क्या है, इगैलिटेरिज्म है और फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है, ब्रदरहुड, ये सब। और इगैलिटेरियन है, मतलब कि कोई कास्ट वास्ट नहीं है। तो इस तरीके से जो ये इस्लाम का कुछ ट्रेडिशन है तो वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम में जो है ये सब चीज़ नहीं था। ठीक है, मुस्लिम जो है अभी देखा जाए तो अभी भी उन लोगों में बहुत इनइक्वलिटीज़ है और कंजर्वेटिव काफ़ी ज़्यादा है अभी। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज जो है हो गया है ड्यू टू कोएग्जिस्टेंस। मैंने राजस्थान का जो एग्जांपल बताया आप लोग को, उससे आपको समझ में आएगा। मतलब
अब इतने सारे रिलीजन साथ में रह रहे हैं इतने टाइम से, तो ऑब्वियस है कि कुछ इनका ट्रेडिशन इधर चला गया, कुछ इनका ट्रेडिशन इधर चला गया और मिक्स मैच हो के कुछ और ही बन गया। तो ये ज़रूर होगा आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इस्लाम जो है, ये इस्लाम इन्फ्लुएंस बाय सिखिज़्म एंड, ये गलत, फ्रेंच नहीं होगा, इस्लाम इन्फ्लुएंस हुआ है, इस्लाम जो है इन्फ्लुएंस हुआ है सिखिज़म और भक्ति मूवमेंट्स ऑफ हिंदुइज़्म से, ठीक है। और इस्लाम इम्पैक्ट भी क्या है इंडियन कल्चर को, कैसे, तो अपने सूफ़ी ट्रेडिशन से और हिंदुस्तानी म्यूज़िक और आर्किटेक्चर से, ठीक है। इंडिया में बहुत सारा ऐसा आर्किटेक्चर दिखता है जो आपको देखने को मिलता है कि इस्लाम एक मुग़ल आर्किटेक्चर है, ठीक है, तो यहाँ से मिला है। और इस्लाम के अंदर भी बहुत सारा चेंजेस आया है, तो कहाँ से आया है, तो सिखिज़म से बहुत सारे चीज़ें लिए हैं, और भक्ति मूवमेंट ऑफ हिंदुइज़्म जो काफ़ी फेमस था, ठीक है, तो उससे भी बहुत सारा चेंजेस आया है, ठीक है। हिंदुइज़्म जो है इवॉल्व क्या है, बहुत सारे सेक्ट्स को, मतलब हिंदुइज़्म से बहुत सारे सेक्ट्स निकल के आए हैं, जैसे कि लिंगायत सेक्ट जो है हाईली जो लिंगायत सेक्ट निकला था, तो वो ना क्रिश्चियन बिलीफ से हाईली इन्फ्लुएंस है, ठीक है, लेकिन ये किस में, हिंदुइज़्म में। डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है ना, एक समटाइम्स जो है ना, ये चैट यहाँ पे नहीं होगा, समटाइम्स ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। ये सब मैं ठीक कर दूँगी, आपको ये नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिर इश्यूज़ लाइक लैक ऑफ कंसेंसस, क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुपरस्टिशन जो रिलीजन में होता है, ठीक है, तो ये सब जो स्पेरियस सेक्ट्स जो ग्रोथ हो रहा है उसका, तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक हमारा तो कंप्लीट हुआ रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ का क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में तो क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा। अगर आप बुक के पीछे में भी देखोगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, ठीक है। सबसे पहले आप उसमें डाल दोगे इंट्रो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है डिस्टिंक्शन नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्टिंक्शन किया है मेजोरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप में, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। माइनॉरिटी टू टाइप्स का, एक हो गया लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ में देखते हैं क्या क्या है। थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी है प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटी सबसे पहले। उसके बाद फिर जो है रिलेशनशिप बिटवीन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी अच्छा नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है। माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन पब्लिक जॉब फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में काफ़ी लो है, ठीक है। सीरीज़ ऑफ राइट्स देखने को मिलता है आपको, जिसकी वजह से फिजिकल इनसिक्योरिटीज़ आपको देखने को मिलता है, और साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटीज, जैसे कि नेहरू जी ने कहा था कि टेस्ट ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म लेज नॉट इन व्हाट मेजोरिटी डाउट बट हाउ माइनॉरिटी फील्स, ठीक है। ये आप कोट कर सकते हो, लिख सकते हो। इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1960s हाईलाइट करता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है माइनॉरिटी जो फेस कर रहा है, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे। मैनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जैसे कि फॉर एग्जांपल मदरसा, वो काफ़ी अनमॉडर्नाइज है, मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे हुआ ही नहीं है, आज भी ट्रेडिशनल तरीके से वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। प्रॉब्लम ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, अब देखो अगर हर एक रिलीजन का देखा जाए उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि मुस्लिम को क्या प्रॉब्लम है, क्रिश्चियंस लोगों को क्या प्रॉब्लम है, सिख लोगों को क्या प्रॉब्लम है, पारसीज लोगों को क्या प्रॉब्लम है, और भी रिलीजन है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, बुक में नहीं दिया था, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूँगी बाद में, या फिर आप लोग खुद से भी ऐड करने का कोशिश करो, ठीक है। तो मुस्लिम्स को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें नहीं है, उन लोग में नहीं है, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उन लोगों का काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है, आर्म फोर्सेस में तो बिल्कुल बहुत ही कम है। सचार कमेटी जो है 2006 में हाईलाइट किया गया था, मुस्लिम सफ़र करते हैं 3 फोल्ड प्रॉब्लम से, जैसे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, इक्विटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। और उनके बच्चे जो है उनमें हायर इंसिडेंस है स्टंट होने का, ठीक है। 25% ऑफ चिल्ड्रन तो कभी स्कूल ही नहीं गए, उनमें 2% लोग ही सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सिर्फ 4% लोग आर्म फोर्सेस में जाते हैं, सिर्फ 27% लोग जो है अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रहे हैं, ठीक है। और वो लोग सफ़र करते हैं स्टीरियोटाइप से इंडिया में, ठीक है। क्योंकि पूरे ग्लोबली देखा जाए तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो इतना ज़्यादा है, मतलब जो गलत तरीके से जो देखने को मिलते हैं, तो उस वजह से एक स्टीरियोटाइप बन गया कि मुस्लिम जो है ना वो कैसे हैं, तो बदमाश ही है, ठीक है। लेकिन अब ग्लोबली देखा जाए तो होते हैं कुछ लोग गलत, पर एक स्टीरियोटाइप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन लोगों में क्या क्या है।
तो क्रिश्चियन लोग जो है उनके मिशनरीज जो है उनको हमेशा एलिज किया जाता है कि वो लोग फोर्स कन्वर्जन कराते हैं, ठीक है। और फिर साथ ही साथ एग्जांपल देखा जाए तो ब्रूटल मर्डर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी ग्राहम स्टीन जो है बाय अ फेनेटिक, ये एक सच एन एग्जांपल है जिसे पता चलता है कि क्रिश्चियनिज्म में जो फोर्स कन्वर्जन कराते हैं तो उसके वजह से क्रिश्चियनिटी को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंककि उससे लोग बहुत गुस्सा जाते हैं और एक तरीके से वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है। और रिजर्वेशन प्रॉब्लम तो है ही इनमें, जैसे कि जो दलित्स वगैरह जो है क्रिश्चियनिटी दलित्स में थे तो इनको रिजर्वेशन मिलता था, ठीक है। लेकिन अब ये कन्वर्ट होके अगर क्रिश्चियन बन जाते हैं तो इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब ये जनरल कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में है। उसके बाद सिख लोगों को देखा जाए तो इनका सेक्स रेशियो काफ़ी पुअर है। खालिस्तान मूवमेंट हुआ था, इससे पता चलता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और काफ़ी कम्युनल वायलेंस है, ठीक है। इस वजह से ये लोग का भी हालत ठीक नहीं है। पारसीज लोग में देखा जाए तो यहाँ पे ए होगा। पारसीज लोग में देखा जाए तो ये लोग काफ़ी एफिलियंट है, लेकिन इन लोग का नंबर डवेल कर रहा है। लिटरेसी में, सेक्स रेशियो में, हर चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन ये लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे लिटरेसी में देखा जाए तो वेरी इलिटरेट यहाँ पे लिखा गया, वेरी लिटरेट होगा यहाँ पे। मैं इसको ठीक करके आप लोग को दे दूँगी। हाँ देखो, वैली लिटरेट होगा। ये लोग 97.9% लिटरेट है। सेक्स रेशियो इनका 1050 है। हाईली इनवर्ड लुकिंग ग्रुप है लेकिन ये, ठीक है। मतलब कि इन लोग का पॉपुलेशन जो है 18% डिक्लाइन हो गया है एक डिकेड में, यानी कि 10 साल में 18% इनका पॉपुलेशन गिर गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाईली अनवर्ड लुकिंग कैसे हैं, तो कोई और कम्युनिटी को अपने अंदर आने नहीं देते। बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑल्सो, कन्वर्ट होकर भी कोई नहीं जा सकते। नो परमिशन है एक्सोगैमी का, ये लोग अपने में ही शादी करते हैं, बाहर किसी में शादी नहीं करते हैं। जिसकी वजह से जो है ना, अकॉर्डिंग टू रॉय एंड उनीशा का कहना है कि चाइल्डलेसनेस या इन लोग में बहुत ज़्यादा है, और माइग्रेशन भी करते हैं बहुत ज़्यादा, इधर से उधर जाते हैं। ये सब बिग कंट्रीब्यूटर है कि वो लोग ड्वेल कर रहे हैं नंबर में, और हाई इन ब्रीडिंग है उन लोग में, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या क्या लाया है, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 आया है, जो एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो डिफाइन करे कि व्हाट कंस्टिट्यूट अ माइनॉरिटी एंड इस्टेब्लिश करे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इन 1993। जैसे कि आपको बहुत सारा दिखता भी है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ऐसे ओबीसी का अलग है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि माइनॉरिटी को अपलिफ्ट करने के लिए है ना। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया 1994 में, ताकि लोन दिया जा सके एक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, मतलब थोड़ा कम, ठीक है, जिससे कि वो लोग अपलिफ्ट हो सके और उन लोग लोन लेके और आगे बढ़ सके। मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया 2008 में, ताकि ब्रिज कर सकें डेवलपमेंट डेफिसिट जो फेस कर रहे हैं माइनॉरिटीज़। कैसे भाई, तो थ्रू क्रिएशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ दे सके। जियो पारसी स्कीम आया है 2013 में, ताकि हम लोग ड्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ पारसी को कर्ब कर सके, कंट्रोल कर सके। नई रोशनी स्कीम आता है, क्यों, तो माइनॉरिटी वुमेन को हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट दे सकें इसलिए। उसके बाद क्या है कि अपग्रेडिंग द स्किल एंड इट्स ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट डेवलपमेंट, जैसे कि मतलब उस्ताद है ना, उस्ताद इसका यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे फुल फॉर्म, ठीक है। तो उस्ताद स्कीम आया है 2015 में। ये किस लिए है, तो फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स अमॉन्ग आर्टिसंस ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। नई मंजिल आया है 2015 में फॉर एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग फॉर यूथ अमॉन्ग माइनॉरिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन 2014 में आया है, किस लिए, तो उन लोग का जो ये आया है किस लिए आया है, मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए आया है, लेकिन अभी लेजिस्लेटिव क्लियरेंस इसको नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है माइनॉरिटीज़ को 2 प्लेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया गया और 30 में बताया गया, ठीक है। और ये क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करने का कोशिश कर रहा है, तो वो प्रमोट एंड प्रिजर्व करने का कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया गया है ताकि उनका कल्चर और सेटअप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है प्रमोट हो और प्रोटेक्टेड है। 90 माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख दिया है, मैं बोल कर लिखती हूँ ना तो इस वजह से होगा, ठीक है।
तो 90 माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो है आइडेंटिफाई किया गया है और वहाँ पे जो माइनॉरिटी लोग रहे हैं वो रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, उनको गिरने से बचा रहे हैं, कम होने से बचा रहे हैं प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने रिलीजन एंड इंडियन सोसाइटी पढ़ लिया पूरा चैप्टर, ठीक है। ओनली 2 पेज के नोट्स में इंट्रो पढ़ लिया, रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया पढ़ लिया, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कंप्लीट, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे है और यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी दे दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उनको अपलिफ्ट करने के लिए, वो भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है बहुत सारा जो है कि बुक के पीछे में जो क्वेश्चन है उसका आंसर्स, ठीक है, वो भी लिखने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन पहले तो सचार कमेटी रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सचार कमेटी रिपोर्ट था क्या, 2006 में आया था। ये सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया को देखने का कोशिश किया गया था। बैकग्राउंड देखा जाए तो जस्टिस राजेंद्र सचार जो है इस कमेटी को चेयर किए थे, ठीक है। 2005 में ये फॉर्म हुआ था ताकि मुस्लिम के बैकवर्डनेस को देखा जा सके। फाइंडिंग्स क्या क्या है तो हाईलाइट किया गया कि डिस्पैरिटी है बहुत ज़्यादा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विस मुस्लिम में, ठीक है। इनएडुकेट एक्सेस है उन लोग का, वो लोग क्रेडिट फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं ले पाते हैं। एजुकेशन में देखा जाए तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में काफ़ी पुअर है, ठीक है। और स्कॉलरशिप और स्पेशल इनिशिएटिव जो है देना चाहिए मुस्लिम को ताकि वो और रिप्रेजेंट हो सके प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए। एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम का गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। और रिकमेंड किया गया इंक्लूसिव पॉलिसी टू एड्रेस द इम्बैलेंस। इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है तो एड्रेस करना चाहिए इकोनॉमिक चैलेंजेस बाय मुस्लिम्स, ठीक है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स लाना चाहिए, ठीक है। और एडवोकेट किए वो लोग कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया जाए ताकि उनका एम्प्लॉयबिलिटी और बढ़े। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ही वो अंडर रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का पॉलिटिकल ऑफिसेज में, ठीक है। और प्रपोज मेजर्स लाओ ताकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े उन लोग में। करेंट रेलेवेंस देखा जाए तो सम रिकमेंडेशन जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है लेकिन कुछ चैलेंजेस आज भी देखने को मिल रहे हैं। कंटिन्यूड एफर्ट किया जा रहा है ताकि सोशो इकोनॉमिक गैप को हटाया जा सके और प्रमोट किया जा सके इंक्लूसिविटी को। क्रिटिसिज्म क्या किया गया है इस रिपोर्ट को कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को फोकस कर रहा है, ठीक है। और इसके वजह से इसका ब्रॉडर अप्रोच नहीं है। और क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इसका जो सर्टेन रिकमेंडेशन है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसको क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कंक्लूजन की तरह अब लिखा है, आप लोगों पढ़ सकते हो। और फिर बहुत सारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है बुक में उसका आंसर मैंने यहाँ पे अटैच करके रखा है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये प्रोवाइड कर दूँगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मैंने अटैच कर दिए जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट ये जो बुक का नोट्स मैंने बना लिया उसमें से भी आप लिख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या है, तो भाई यहाँ पे लिखा है जैसे कॉमन प्रॉब्लम लिख दो, फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिख दो, फिर जो है लास्ट में कंक्लूजन में लिख दो कि प्रॉब्लम्स को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख दो। हो गया आंसर कंप्लीट। और इंट्रो में क्या डालोगे, इंट्रो में ये डाल दो, ठीक है, या फिर ये डाल दो, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 18 पूरी इन जस्ट वन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और मुझे और इनकरेज करो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो।